नमस्कार दोस्तों, हम लोग आगे करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 12 से 15 तारीख के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज आप लोग वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अगली न्यूज है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो हाल ही में हुआ था, तो ये 50वां संस्करण है और शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून के बीच में हुआ है। 13 से 15 जून, ठीक है। 50वां ये शिखर सम्मेलन है और इटली में हुआ है ये। ठीक है, जैसे मैंने बताया इटली में हुआ है और G7 में 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जापान और इटली। ठीक है, तो 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और भारत इसमें आमंत्रित देश था। मतलब G7 जब भी बैठक करता है तो उससे पहले कई देशों को आमंत्रित करता है, तो भारत उन्हीं आमंत्रित देशों में से था। उसमें भारत G7 ने और भी देश आमंत्रित किए थे, जैसे भारत के साथ तुर्की था, ब्राजील, केन्या, अल्जीरिया, अर्जेंटीना और UAE, ऐसे और भी देश थे जिनको आमंत्रित किया गया था, उसमें भारत भी एक था। अगला है कि खबर है कि UGC ने घोषणा की है कि अब कॉलेज में 2 बार एडमिशन लिया जा सकेगा। तो ये न्यूज थी जनसत्ता में। अब जो है वो लोग 2 सत्रों के लिए, जुलाई और जनवरी सत्र के लिए, जैसे जुलाई सत्र में जो सीटें बच जाएंगी उससे जनवरी सत्र में एडमिशन ले लिया करेंगे उन्हीं सीटों पे। तो अभी इसमें नियम कानून बनाना बाकी है और कितने कॉलेज इस पे अमल करते हैं ये भी देखना बाकी है। हालांकि UGC ने घोषणा की है कि अब 2 साल में 2 बार एडमिशन लिया जा सकेगा। छात्रों को बड़ी समस्याएं होती थी, तबीयत खराब हो जाती थी या कहीं अन्य जगह फंसे होते थे, उनके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुए होते थे, तो इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। UNO ने 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर कौन से वर्ष को क्या घोषित करता है UNO, ये बारे में सवाल कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी 2025 को कौन सा साल घोषित किया गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब हाल ही में जो 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में भी चुनाव हुए थे, ठीक है, तो उन राज्यों में अब मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है। तो जैसे सिक्किम में प्रेम कुमार तमांग ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये दूसरी बार बने हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू बने हैं, ये तीसरी बार बने हैं। ठीक है, जैसे मोदी तीसरी बार PM बने हैं, तो ये भी पेमा खांडू हैं, अरुणाचल प्रदेश के BJP के ही हैं। ये तीसरी बार जो है CM बने हैं। उनके साथ डिप्टी CM बने हैं चौना मीन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, ये शायद चौथी बार CM बने हैं। हाँ, चौथी बार CM बने हैं और इनके साथ डिप्टी CM बने हैं पवन कल्याण। ठीक है, और इसके बाद उड़ीसा में BJP के मोहन चारण मांझी, ये CM बने हैं आखिर 24 साल बाद। जो 24 साल बाद जो बीजू जनता दल की सरकार थी नवीन पटनायक के नेतृत्व में, वो सत्ता से हटी है, तो BJP के मोहन चरण मांझी CM बनाए गए हैं। और इनके साथ DT CM पार्वती परिदा और KV सिंहदेव, इन 2 लोगों ने डिप्टी CM की शपथ ली है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कौन क्या बना है। अभी कुछ दिन में इनमें विधानसभा के अध्यक्षों की भी घोषणा हो जाएगी, तो उस पर भी खबर में शामिल कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये चीजें पूछ लेता है। अगली न्यूज है कि कुवैत में एक 7 मंजिला इमारत गिरी जिसमें 42 मजदूर सहित सैकड़ों लोग मरे। 42 भारतीय मजदूरों सहित, तो काफी भारतीय मजदूर इसमें हताहत हुए हैं। तो ये कुवैत में हुआ है ये घटना। इसके
उसके बाद अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया गया। ठीक है, ये अभी हाल ही में जारी हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी। 163 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें आइसलैंड प्रथम था, आयरलैंड सेकंड था, ऑस्ट्रिया थर्ड था। भारत का 116वां स्थान था 2024 में। ठीक है, ये 2024 में है, और 2023 में 126वां स्थान था। 2023 में 100 यानी लास्ट ईयर 126वां था, अभी 116वां है। और यमन का अंतिम स्थान था 163वां। तो ये याद रखिएगा, भारत का 116वां स्थान था इसमें। पीके मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। पीके मिश्रा अभी तक भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, तो वो अभी बने रहेंगे उसी पद पे प्रधानमंत्री के अगले आदेश तक। तो ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद है कि ये पूर्व IAS भी रह चुके हैं पीके मिश्रा। और दूसरा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति पर अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो हाल ही में पिछले साल एक समिति बनाई गई थी, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये समिति थी सभी जितने भी भारत में चुनाव होते हैं, लोकसभा के और विधानसभा के, उनको एक साथ कराने पर। तो इसकी क्या संभावना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उस संबंध में एक समिति बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में। तो उसी समिति की हाल ही में बैठक हुई, तो उसके बारे में जनसत्ता में खबर थी, तो मैंने सीधे ही ये सवाल मतलब ये फैक्ट शामिल किया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला है कि फ्रेंच ओपन टेनिस हाल ही में हुआ था, तो उसमें कौन कौन विजेता बने हैं? तो पुरुष विजेता है कार्लोस अल्कराज, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। महिला विजेता है ईगा स्विएटेक, इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। पुरुष युगल में जो विजेता हैं वो मार्सेलो अरेवालो और मेट पॉविक। और महिला युगल में है कोको गाफ और कैटरीन सिनियाकोल। मिश्रित युगल में है लैरा सीजमंड और ए रोजर वेस्ली। तो ये नाम आप याद रखिएगा। पुरुष में कार्लोस अल्कराज है, महिला में ईगा स्विएटेक है। तो इतने लोगों ने। अगला सवाल है कि 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस ILO द्वारा मनाया जाता है 2002 से। ठीक है, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 2002 से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक शॉर्ट ऑडिटोरियल था, संघ की शक्ति। ये ऑडिटोरियल था यूरोपियन यूनियन के चुनाव से। तो यूरोपियन यूनियन में जिस तरह से इस बार के चुनाव में ये देखने को मिला है कि दक्षिणपंथी, जो खुर दक्षिणपंथी धड़ा है, उसको शानदार जो है सफलता मिली है। ठीक है, शानदार सफलता मतलब बेहतरीन सफलता मिली है। तो ये देखने को मिला है कि जर्मनी, फ्रांस जैसे जो देश हैं उनकी घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि अब जर्मनी तो इतना घबरा गया है कि उसने चुनाव की घोषणा कर दी है दिसंबर में। तो ये सब उतने दक्षिणपंथी नहीं थे, लेकिन जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर है, जॉर्जिया मेलोनी है, और भी कई देश हैं, वहां पे दक्षिणपंथी रुझान काफी देखने को मिला है। ठीक है, ये देखिए आगे लिखा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रीय संसद ही भंग कर दी और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। 27 सदस्य हैं EU में, और यूरोपियन यूनियन संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी है। वहां की जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी है वो काफी मजबूत होकर उभरी है। ठीक है, मत प्रतिशत इनका बड़ा है। 2019 में 11.5% मत हासिल किए थे, जो अभी जो है करीब 16.5 हो गए हैं। और जो जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उनकी जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी,
उसको हराने के लिए पर्याप्त सीटें, मतलब जर्मनी में ही है दक्षिणपंथी का उभार देखने को मिल रहा है, तो लोग इसको जो है नाजी उभार के रूप में देख रहे हैं। और पॉइंट है इसमें कि यूरोपियन यूनियन में जो 27 देशों का संगठन है, करीब 40 करोड़ मतदाता यहाँ पे मतदान करते हैं। तो पूरा यूरोपियन यूनियन का जो संघ है, उसकी जो संसद है, वो एक्चुअली एक आर्थिक और व्यापारिक संस्था है। मतलब यूरोपियन यूनियन ही आर्थिक व्यापारिक काम देखती है, ज्यादातर व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड, आपसी हितों से रिलेटेड। तो ये कोई प्रशासनिक संस्था नहीं है। तो ये क्या क्या देखती है यूरोपियन यूनियन? देखती है आर्थिक विकास, व्यापार वाणिज्य, राजनीतिक अप्रवासन, ये सब देखती है। ठीक है। यूरोपीय संघ के दक्षिणपंथी रुझान वाले देशों का दबदबा बढ़ने से वाणिज्य, व्यापार, आप्रवासन आदि को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं और दक्षिणपंथी रुझान वाली सरकारों में देखा गया है कि वो राष्ट्रवादी नीतियों पर अधिक जोर देती है। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष हैं जो इस समय उर्सुला वॉन डेर लेन, उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स ने भी चुनाव से पहले ही दक्षिणपंथी रुझान को भांप लिया था। अब इसमें क्या होगा कि जलवायु और प्रवासन के मुद्दे और अधिक दक्षिणपंथी रुख अपना लिया था इन्होंने। इसके कारण यूरोपियन संसद में उनकी पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भारत के लिए भी उस चिंता का विषय माना जा रहा है। उन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक जो है रोजगार आदि के लिए जाने जाते हैं। तो दक्षिणपंथी रुझान होने से वहां पे यही समस्या होती है कि वो लोग राष्ट्रवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रीयता को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। प्रवासन की जो चीजें हैं जिससे यूरोपियन यूनियन जूझ रहा है इस समय, उसको लेकर के काफी ये लोग सख्त कदम उठाते हैं। तो अब ये देखने वाला होगा कि भारत के हित से, भारत के परिप्रेक्ष्य से ये कितना सही होता है। अगला हम लोग न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन, जब प्रधानमंत्री ने 9 तारीख को शपथ ली है, तो उसके अगले दिन जो है जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई, तो पहली कैबिनेट का काम यही हुआ कि उन्होंने किसानों की 17वीं किस्त को जारी की है। इससे 9.5 करोड़ किसानों को करीब लाभ होगा और 20,000 करोड़ वितरित किए जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री किसान निधि की जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, पहला कैबिनेट का फैसला यही था। तो हो सकता है हमें भी इस तरह के सवाल भी पूछ ले कि कैबिनेट गठन के तुरंत बाद अगले दिन या मतलब पहले ही दिन सबसे पहला फैसला कौन सा किया गया कैबिनेट के द्वारा? तो जो प्रधानमंत्री किसान निधि थी उसकी फाइल पे 17वीं किस्त को जारी करने का फैसला किया गया। अगला है कि इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सौर लपटों की तस्वीर ली। ठीक है। तो जैसे कि पहले भी जो अंतरिक्ष में जो गया है इसरो का है ये आदित्य L1, 2 रिमोट सेंसिंग उपकरणों ने हाल ही में सौर लपटों की तस्वीरें कैद की है। तो भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1 और ये लैग्रेंजियन बिंदु पर इस समय पहुंचा हुआ है। ठीक है। यह अभियान 2 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था और 127 दिन बाद उपकरणों ने ये तस्वीरें भेजी है। जो L1 है यानी लैग्रेंजियन बिंदु L1 है जो वो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसी जगह होती है ना जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक स्थिर केंद्र होता है जो दोनों के हिसाब से सही रहता है। मतलब उसके आगे अगर उधर जाएंगे तो मशीनों में गड़बड़ होने की दिक्कत हो सकती है और इधर से भी होता है तो वो बैलेंस पॉइंट नहीं रहता है। तो लैग्रेंजियन बिंदु पर एक बैलेंस पॉइंट है दोनों सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच में। तो ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी मदद से लगातार सूर्य की तस्वीरें ली जा रही हैं और तो इसमें इतनी खबर थी। आगे हम देखते हैं विमान दुर्घटना। मलावी के जो उपराष्ट्रपति हैं सोलोस चिलिमा,
इनकी मौत हो गई विमान दुर्घटना में। हाल ही में ईरान में भी ये घटना देखने को मिली थी कि वहां के ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो यहाँ भी मलावी के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। और ये मलावी सहित उसमें सोलोस चिल्मा सहित उसमें 9 लोग और भी सवार थे। तो 10 के 10 सभी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। खराब मौसम इसका कारण बताया गया है। तो मलावी की जो ये पूछ सकता है कि मलावी की राजधानी क्या है, तो मलावी की जो राजधानी है वो लिनाग्वे है। ठीक है, लिनाग्वे। और इसकी जो मुद्रा है वो क्वाचा है, क्वाचा। ठीक है, लिनाग्वे है, यहां मैं लिख देता हूं लिनाग्वे, और मुद्रा है क्वाचा। अगला हम देखते हैं कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को अनानास किया निर्यात। ठीक है, तो अनानास निर्यात किया है भारत में, और 8.7 टन अनानास की पहली खेप वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ये जानकारी दी गई है। और MD2 किस्म का अनानास है, गोल्डन ड्रिप और सुपर स्वीट इस नाम से पहचाना जाता है। अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। और अपनी ये जो है महाराष्ट्र के कोकरक्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले में इसकी खेती की जाती है, कोकर क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले में। तो ये कहा जाता है कि MD2 अनानास को डेल मोंटे ने 1980 के दशक में चुनिंदा तरीके से यानी कृत्रिम तरीके से इसकी पैदावार की थी। तभी ये अनानास उद्योग में स्वर्ण मानक बन गया था। और भारत के अलावा कोस्टा रिका है, फिलीपींस है, थाईलैंड है जैसे देशों में इसकी जो है खेती की जाती है। तो आज के लिए इतनी खबरें थी, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।